हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ट्रिक टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर्स रूल को डिस्कस करेंगे। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell do not experience the complete nuclear charge due to repulsive interaction of the intervening electron. Thus, the outermost electron are shielded or screened from the nucleus by the inner electrons. This is known as a screening effect or shielding effect. shielding effect एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? जेड इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करेगा और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज इस पे एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। सेम चार्ज होने के कारण इसमें रिपल्सन होगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और यहाँ से न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये एटम स्टेबल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेटर है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी कोई एटम स्टेबल है। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड के जैसा काम कर रहा है और ये प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर स्क्रीन कर रहा है outer सेल इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। इसको कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिल पा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली न्यूक्लियर चार्ज मिलता और ये मोर टाइटली हेल्ड रहता, एक्शन ज़्यादा रहता। तो एफ नेट जो है इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस, तो रिपल्सिव फोर्स को आ रहा है फोर्स, नेट फोर्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड, तो जेड माइनस सिग्मा, ये हुआ जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दो चार्ज आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो उसका फोर्स कूलम लॉ के अनुसार k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो इसका जो फोर्स होना चाहिए वो होगा जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में फोर्स होना चाहिए, लेकिन जो फोर्स आता है वो इतना फोर्स नहीं आता है, कुछ कम आता है फोर्स, जेड इफेक्टिव इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो एफ डैश जो है लेस है एफ से, एफ डैश जो है एफ से लेस है, तो ये डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। वर्ड में, सिंपल वर्ड में स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को जो शील्ड करता है या स्क्रीन करता है। कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज इसमें कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिल पाता है ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है, ड्यू टू ये एक स्क्रीन या लेयर या शील्ड या स्क्रीन का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से ये कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज इसको नहीं मिल पाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। सिंपल वर्ड में स्क्रीनिंग इफेक्ट। फैक्टर्स affecting
स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? इफेक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है? तो पहला करता है डिस्टेंस, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका स्क्रीनिंग भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग, तो उसका स्क्रीनिंग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डिटरमाइन करते हैं, एंड प्रिंसिपल डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगर n का वैल्यू ज़्यादा तो उसका स्क्रीनिंग ज़्यादा, तो जो अगर उसका स्क्रीनिंग ज़्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका कम, स्क्रीनिंग ज़्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। तो 1s और 4s में स्क्रीनिंग किसका ज़्यादा होगा? 1s और 4s में किसका होगा? तो 1s का जो स्क्रीनिंग कम होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से पास है, तो इसका स्क्रीनिंग कम होगा। तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा? जेड इफेक्टिव का ज़्यादा किसका वैल्यू होगा? जेड इफेक्टिव 1s का ज़्यादा है 4s के कंपेरिजन में। डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है, वो डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग, ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग, अगर n का वैल्यू ज़्यादा है तो स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है डिफ्यूज ऑर्बिटल्स में जो सीडलिंग ऑर्बिटल में ग्रेटर स्क्रीनिंग होता है, डिफ्यूज ऑर्बिटल में ग्रेटर स्क्रीनिंग होता है। तो डिफ्यूज ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल लेस डिफ्यूज है, जो p ऑर्बिटल है वो डिफ्यूज है, और f, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज कौन है? सबसे ज़्यादा डिफ्यूज f ऑर्बिटल का ऑर्डर है। z इफेक्टिव का ऑर्डर किसका है? तो s ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो स्क्रीनिंग किस में होगा ज़्यादा? f ऑर्बिटल में ज़्यादा होगा, तो इसका z इफेक्टिव क्या होगा? सबसे कम होगा। तो f ऑर्बिटल सबसे कॉम्प्लेक्स है और ये ज़्यादा डिफ्यूज है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 3p और 3s में जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा? जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा? तो जेड इफेक्टिव 3s का ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव 3s और 3p में किसका होगा? तो 3s का जेड इफेक्टिव ज़्यादा, क्योंकि इसका स्क्रीनिंग कम और इसका ये लेस डिफ्यूज है और ये डिफ्यूज है, तो स्क्रीनिंग किसका ज़्यादा होगा? p का स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा s के कंपेरिजन में, तो जेड इफेक्टिव 3s का ज़्यादा होगा, 3s का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका स्क्रीनिंग भी क्या होगा? स्क्रीनिंग विल बी ग्रेटर। मिथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अज़ूमिथल क्वांटम नंबर, तो ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 4p, तो अब देख लेते हैं जो जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज़्यादा होगा। इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा इसका होगा, उसकी इसका क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है इसमें, तो इसका जो क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है,
तो ये इसका स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा, तो स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो ये जो 3s का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा 4s के कंपेरिजन में। तो 3s से 4s, अब 4s और 4p में क्वांटम नंबर सेम है। अब देखना है जो कौन ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज है, तो ज़्यादा डिफ्यूज है उसका जो अगर कोई ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज है तो इसका जो स्क्रीनिंग का वैल्यू होगा, स्क्रीनिंग का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसका जो जेड इफेक्टिव है ये होगा इसका ऑर्डर। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, 3s, 4s और 4p। अब स्लेटर्स रूल, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए एक रूल्स है स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स रूल क्या है, तो स्लेटर्स रूल में केस 1 for ns and np electrons, a right electronic configuration according to radius। तो रेडियस के अनुसार हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। बी काउंट इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ब्रैकेट से तो काउंट करना है इलेक्ट्रॉन ईच सेल में, हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है का वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन। तो n सेल के लिए, nth सेल या आउटर मोस्ट सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35, सेल इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन का 0.35, एक का कंट्रीब्यूशन 0.35। पेन अल्टीमेट सेल के लिए n-1 सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 और n-3 के लिए 1, इसके लिए 1 याद रखना होगा। एक्सेप्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट of one of the 1s is 0.30। तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है 0.30। तो फॉर हीलियम का हमको कैलकुलेट करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। तो अगर हम निकालना है इसका, ये न्यूक्लियस है, अब क्या निकालना है हमको सिग्मा का वैल्यू। तो सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए जो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानना है, एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानना है जिस पे इसका जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव इसका जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इसका क्या होता है हीलियम का 2 और सिग्मा का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इसका 0.30 होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 7।
तो ये हीलियम के लिए ये एक्सेप्शन है कि कंसीडर्ड इनर इलेक्ट्रॉन, ओनली इनर इलेक्ट्रॉन repulsive interaction occurred। सेल में जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हमको कंसीडर करना होगा। सिग्मा कैलकुलेट करने में इनर सेल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना होगा, इसी की वजह से रिपल्सन हो रहा है। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हमको कंसीडर नहीं करना होगा। डी जो पॉइंट है, कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन on which repulsive interaction to be considered। तो वन इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मानना है जिस पे रिपल्सिव इंटरेक्शन कंसीडर किया जाएगा। कैलकुलेट सिग्मा फॉर forest electron in जिंक। तो फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन में सिग्मा हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका हम जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो इसका जो हम लिख रहे हैं ये रेडियस के अनुसार लिख रहे हैं। अगर एनर्जी के अनुसार लिखते हैं तो 4s2 पहले आता और 3d10 बाद में आता। तो हमको जो लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हमको लिखना है रेडियस के टर्म में। तो रेडियस के टर्म में लिखना है इसको हमको फोरस इलेक्ट्रॉन को हमको सिग्मा निकालना है। फोरस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको सिग्मा कंसीडर करना है। तो इसको पहले कर लेते हैं, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं हर सेल के लिए। तो अगर ये n सेल है तो n सेल में ये n सेल है तो ये n-1 सेल है और ये n-2 सेल है और ये n-3 सेल है। तो इसके लिए भी 1 है। सिग्मा का वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा का वैल्यू 1 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 2 8 18 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन 2 - 1 इलेक्ट्रॉन, 1 को हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो n में कितना इलेक्ट्रॉन? n में 1 इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। n सेल के लिए n सेल में 1 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो ये 10 प्लस
वैल्यू 25.65 आया। सिग्मा का वैल्यू 25.65 आया। तो जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25.65। कितना है 4.35। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 4.35। लिथियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। तो लिथियम का कन्फिगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s1। तो ये n सेल है और ये n-1 सेल। तो इसका हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये 2s है और ये 1s है और ये 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं। n सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं और इस पे हम रिपल्सिव इंट्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका अगर हम निकालें तो हो जाएगा n-1 सेल है ये, n-1 सेल। अगर इसको n सेल माने तो n-1 सेल के लिए 2 इंटू 0.85 का 0.85, तो ये हो जाएगा 1.7। जेड इफेक्टिव इसका आ जाएगा सिग्मा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1.70 इजकल टू 1.30। तो जेड इफेक्टिव लिथियम का 1.30। बोरोन को कैलकुलेट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 तो इलेक्ट्रॉन है और n-1 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 माइनस 1 तो इक्वल टू 2। तो 1 को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मांगेंगे और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। 2p1 इलेक्ट्रॉन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मानेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा सिग्मा का 2 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा 0.7 और ये आ गया 1.7, तो ये 2.4, ये आ गया सिग्मा का वैल्यू 2.4। और इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2.4 इक्वल टू 2.6। तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा 2.6। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरोन कितना आएगा 2p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2.6। तो केस 2 डिस्कस करेंगे nd इलेक्ट्रॉन के लिए और nf इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, तो nth सेल के लिए जो सिग्मा का वैल्यू है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू वो है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 nth सेल के लिए। n-1 सेल के लिए n-1 सेल के लिए इसके लिए सिग्मा का वैल्यू इसके लिए 1 है, ये सिग्मा का वैल्यू 1। n-2 के लिए n-2 n-3 सब के लिए सिग्मा का वैल्यू 1। तो हमको याद करना होगा
एन सेल के लिए 0.35 सिग्मा का वैल्यू, एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर एन एस और एन पी के लिए याद करना होगा तो उसके लिए फर्स्ट में 0.35, उसके बाद 0.85 n-1 में, और n-2 में से ऑनवर्ड इसके लिए 1। तो ये हमको याद रखना होगा दोनों में डिफरेंस। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3D इन जिंक। तो जिंक में हमको 3D के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, उसके बाद 4s2, क्योंकि हमको रेडियस के अनुसार अरेंज करना है तो रेडियस के अनुसार अरेंज कर लिए। इसको अरेंज कर लिए सेल के अनुसार। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हमको डी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? डी इलेक्ट्रॉन के लिए। सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, आउटर के लिए नहीं करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे, राइट हैंड साइड वाला नहीं करेंगे। का हमको कैलकुलेट नहीं करना है, इनर इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें रिपल्सन होगा, तो इनर का हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो इधर वाला को हम भूल जाना है, इधर को हमको देखना नहीं है। अगर ये 2s के लिए हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा, तो ये सब बाकी सबको हमको भूल जाना है, बाकी सबको नहीं देखना है। 2s से इनर इलेक्ट्रॉन को देखना है। 2s से इनर इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो याद रखना है कि अगर किसी के लिए हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू देखना है तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन का ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, बाहर इलेक्ट्रॉन वाला को नहीं करना है। तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है तो इसके लिए n ये होगा, होना तो चाहिए ये n-1 होना चाहिए, लेकिन जब हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए n क्या होगा? इसके लिए ये जो है इसके लिए ये n होगा। तो अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18-1 ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, जिस पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से रिपल्सन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ये n-1 है, इसके लिए ये कितना है? 8 है, ये 8 है और -2, ये n-2 है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब सिग्मा हमको कैलकुलेट करना है। तो आउटर मोस्ट सेल के लिए 0.35, इनर के लिए ये n सेल के लिए 0.35, n-1 सेल के लिए 1, n-2 के लिए। तो अब कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और 3D इलेक्ट्रॉन। 17 इंटू 0.35, 17 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 10 हो गया। तो 17 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.95 प्लस 10 इक्वल टू 15.95। कितना सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? n सेल के लिए
एन सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35। उसके बाद n-1 के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 और n-2 के लिए सिग्मा का वैल्यू 1, n-3 के लिए 1। तो ये NP और NS और NP के लिए। अगर हम ये ऑर्बिटल्स NF और ND के लिए ND एंड NF ऑर्बिटल के लिए सिग्मा का वैल्यू सिग्मा 1s के लिए 0.35 और n-1 का 1, n-2 का भी 1 और n-3 का 1। P के लिए फर्स्ट सेल के लिए 0.35, 0.85 और इसके लिए 1। और अगर हम ND और NF के लिए हम देखें तो फर्स्ट सेल के लिए सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट सेल के लिए 0.35, इसके लिए 1, इसके लिए भी 1। तो ये NF और ये ND और NF के लिए और ये NS और NP के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 1s ऑर्बिटल इज 0.30। तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू है 0.30 ये। तो सेकेंड पॉइंट, जेड इफेक्टिव increases as we move from left to right in same period में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव है सो इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट as we move from top to bottom in a group। तो अगर कोई ग्रुप में हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो इसका जो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट रहता है। जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जेड इफेक्टिव। फोर्थ पॉइंट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस वेरी लेस अमाउंट। तो बहुत कम अमाउंट में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है 3D सीरीज में बाय 0.15 फ्रॉम लेफ्ट to right। Hence atomic size
remains almost constant। तो यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं और इसका जेड इफेक्टिव। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका जेड इफेक्टिव 3, इसका जेड इफेक्टिव 3.15, 3.30, 3.45, 3.60, 3.75, 3.90, 4.05, 4.70 and 4.35। तो यहाँ पे 0.15 से इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव 0.15 से इंक्रीज कर रहा है। From top to bottom, Z effective remains। तो एलिमेंट Z इफेक्टिव, तो लिथियम, सोडियम, सियम, रुबेडियम। तो Z इफेक्टिव इसका, लिथियम का Z इफेक्टिव 1.30, इसका 2.20, इसका 2.20, 2.20, 2.20। जो है से कांस्टेंट है। टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3s इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। सल्फर में 3s इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। दूसरा 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटासियम। इसका एटॉमिक नंबर दे दिया हुआ है 19। पोटासियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 19। और थर्ड दिया हुआ है या 3d इलेक्ट्रॉन एंड 4s इलेक्ट्रॉन इन वैनेडियम। जेड दिया हुआ है इसका 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p4, 3p4। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कैटेगराइज करते हैं सेल के अनुसार।
तो एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एन सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 1, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, -1, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है जिस पे रिपल्सन हमको कैलकुलेट, जिसमें हम रिपल्सन कैलकुलेट करेंगे, और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन हो रहा है। तो इसमें n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। n-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है। तो अब इसका सिग्मा कैलकुलेट फॉर द 3s इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू 0.35, फर्स्ट n सेल के लिए 0.35, n-1 सेल के लिए 0.85 और n-2 सेल के लिए 1, तो प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगा ये 10.55 आएगा। इसको कैलकुलेट करना है तो जेड इफेक्टिव इजकल टू, इसका एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का, 16 माइनस 10.55, तो 16 माइनस 10.55 5.45, इसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, 5.45। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो अब इसको अरेंज करते हैं सेल के अनुसार, तो सेल के अनुसार अरेंज करते हैं। तो ये एन सेल हो गया, एन सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यही रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एन सेल हो गया, ये n-1 सेल, और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है n-2 सेल में, और n-3 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 है। तो इसके लिए अगर सिग्मा हम कैलकुलेट करें तो सिग्मा 4s इलेक्ट्रॉन फॉर द 4s इलेक्ट्रॉन, तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सिग्मा हम कैलकुलेट करें तो ये तो 8 इंटू 0.85 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 10 और प्लस 10.6.80, तो 6.80, तो ये आ जाएगा 16.80। तो सिग्मा का वैल्यू, जेड इफेक्टिव का वैल्यू, जेड इफेक्टिव इक्वल टू 19 माइनस जेड माइनस सिग्मा, तो 19 माइनस 16.80 इक्वल टू 2.20। एनपी सेल के लिए सेम होता है और एनडी और एनएफ सेल के लिए अलग होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 - 1, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है,
तो इसका वैल्यू 2 होगा। तो इसमें ये जो एन सेल है, इस एस और पी के लिए अलग होता है, एस पी के लिए अलग और डी के लिए अलग। तो 0.35 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.70। तो इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू करें तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 23 माइनस 18.70, 4.30। तो जेड इफेक्टिव ऑफ वेनेडियम 3D इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा। तो हल्का सा यहाँ पे देखना है, जो एस इलेक्ट्रॉन को अलग कैटेगराइज करना है और डी और एफ को अलग करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और n-3 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इनर वाला को सिर्फ काउंट कर लेना है कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इंटू 0.85, 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 10 हो जाएगा और ये 9.35, तो 19.70। तो अगर जेड इफेक्टिव इसका कैलकुलेट करें तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 23 माइनस 19.70, तो ये आएगा 3.30।